नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार फिर नए केस के साथ। हम होम्योपैथ के पास ज़्यादातर रेफर्ड केस आते हैं, तो ये भी मेरे किसी पुराने परिचित का पति है। तो ये 50 वर्षीय अध्यापक टीचर है। ये तो हिंदुस्तानी भाषा में कहें तो ये ठेठ देसी आदमी है। मतलब कि कुछ भी होता रहे, दवाई नहीं खानी है, बस थोड़ा परहेज कर लो, कुछ घरेलू उपचार कर लो और अपना मनोबल ऊंचा बनाए रखो। बीमारी की परवाह नहीं करोगे तो बीमारी तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी। इस विचारधारा का मस्त रहने वाला व्यक्ति है ये। इसकी पत्नी भी टीचर है और वो बहुत नाजुक मिजाज की है। शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। इस इंसान की इन्हीं हरकतों से वे बहुत ज़्यादा परेशान रहती है और हमेशा ही बीमार रहती है। उसका इलाज कभी कभी मेरे से चलता है। लगातार इलाज वो नहीं लेती है, क्योंकि वो जब जरा सी भी सुधर जाती है तो ये व्यक्ति उसका इलाज बंद करवा देता है। कहता है कि मेरी तरह अपना मनोबल ऊंचा रखो तो तुमको कैसे बीमारी हो जाएगी। मतलब कि यह दवाई लेने में कभी भी इच्छुक नहीं होता है। इस व्यक्ति को 12 अप्रैल 2021 से बुखार आया था। हमने अपने आसपास से एलोपैथिक दवाई खा ली, तबीयत कुछ सुधर गई। जब पुणे काफ़ी खराब हुई तब भी वह कोई दवाई नहीं लेना चाह रहा था। जब इसके घर वालों ने इसकी बिगड़ती हुई हालत को देखा तो उन्होंने इसको जबरदस्ती दवाई दिलवाने का फैसला किया। जब इसकी पत्नी ने पहली बार मुझे फ़ोन किया तो मैंने उसको स्पष्ट रूप से रोगी से पूछ लेने को कहा कि वो दवाई लेने में इच्छुक भी है या नहीं है। मुझे डर है कि यह व्यक्ति अपने परिवार वालों के साथ झगड़ा कर सकता है, उसके कारण मेरी भी बदनामी हो सकती है, क्योंकि जो एडवांस फीस में लेता हूँ उसको ये 1-2 दिन के इलाज के बाद ही वापस मांगने की जिद कर सकता है कि मैंने कब कहा था इलाज कराओ, आपने मेरे पैसे मरवाए। तो इसलिए मैं इससे पूछ रहा हूँ पत्नी से कि आप पहले फैसला। ये व्यक्ति हमारा बहुत पुराना जानकार है। इसके अन्य रिश्तेदार इसकी पत्नी को पहले ही भड़काते रहते हैं कि वह होम्योपैथी का इतना महंगा इलाज क्यों ले रही है, जबकि होम्योपैथी तो चैरिटेबल में आराम से मिल जाती है। उसी डॉक्टर में ऐसा क्या खास बात है कि जो उसकी इतनी फीस तो देती है और इलाज वहां से लेती है, तो उससे इलाज मत लिया कर। इसलिए मैं स्वयं भी इसका इलाज करने से बच रहा था। इसकी पत्नी से और इससे जो कुछ मेरी टेलीफोन पर बातचीत हुई है उसको मैंने एडिट किया है, कुछ नाम वगैरह हटाए हैं, कुछ फालतू बात हटाई है, ताकि केस ना खराब हो पर पेशेंट की आइडेंटिटी भी छुपी रहे। 24 अप्रैल 2021 रात 9:37 पे इसकी पत्नी मुझको फ़ोन करती है। जब मैंने सुबह इनसे दवाई लेने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया, पर हम देख रहे हैं कि वो तो चल भी नहीं पा रहे हैं। जरा सा चलते हैं तो खांसने लगते हैं। हम लोगों को 4-5 दिन हो गए हैं उनसे पूछते हुए, पर वो कहते रहते हैं कि वो ठीक हैं। मतलब कि दवाई ना खाने का बहाना करते रहते हैं। पर अब वो पलंग पर ही लेट गए हैं, तो हमको जो ठीक लगेगा वो हम उनके लिए करेंगे। आपका क्या विचार है? हमारा क्या विचार है? हमारे पास तो कोई मरीज आएगा, पैसे लेंगे, दवाई देंगे, खत्म बात। तो हमें विचार करने की आवश्यकता होती नहीं है। तो क्या आपकी दवाई से उनको आराम आएगा या नहीं आएगा? ये सवाल ऐसे होता है जैसे हमारे मुंह पे तमाचा। कोई एलोपैथ के पास, कोई हॉस्पिटल जाके ये सवाल नहीं करता है, क्योंकि वहाँ उनको फेथ होता है कि वो कर लेंगे। हमारे ऊपर फेथ नहीं होता, इसलिए ये सवाल होता है। जबकि इस महिला को इतनी खराब हालत से मेरी दवाई ने ठीक किया है, फिर भी कोरोना की इस हालत में ये मेरी दवाई पर थोड़ा शक कर रही है। समाज में होम्योपैथी की गुडविल ना होने का ये बहुत बड़ा सबूत है। डॉक्टर:
अरे हमारी दवाई से तो सभी को आराम आ ही जाता है, आप जानती हो, इनको भी आ जाएगा। आपको सिर्फ दवाई भेजनी है या रोगी से बात भी करनी है, क्योंकि उसे मालूम है रोगी बात करना मुश्किल है, दवाई तो जबरदस्ती खिला ही देंगे। मैंने कहा भाई हम दवाई का चुनाव रोगी से बातचीत करके ही करते हैं, क्योंकि एक जैसी बीमारी में हर रोगी की दवाई उसकी सोच के अनुसार अलग अलग होती है। पत्नी: अभी 1 घंटा पहले भी वो कह रहे थे कि मेरी सांस फूल रही है, पर ये तो हमें कुछ बता ही नहीं रहे थे। आज इन्होंने स्वयं ही बोला है कि मुझे अंदर वाले कमरे में शिफ्ट कर दो, मैं स्वयं को अलग थलग मतलब आइसोलेट कर लेता हूं। तो मैं अभी आपको योगी का ऑडियो सुनवाऊंगा। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि आपके पतिदेव को जो कुछ हुआ है वो हाँ जी, पहले तो उनकी वो इंटरेस्ट मतलब रजामंदी जरूरी है ना, कि अगला क्या है कि भाई आपने पेमेंट क्यों कर दी इतनी है, जैसे उनका स्वभाव है, तो वो आप देख देखो ले। उनसे मैंने दिन में भी बात करी थी कि आपसे दवाई लेना है ऐसे ऐसे, तो दिन में उन्होंने मना कर दिया। हाँ। तो अभी मेरे प्रेशराइजेशन के बाद उन्होंने मतलब बच्चों ने और हमने तीनों ने मिलकर थोड़ा प्रेशराइज किया, क्योंकि वो चल नहीं रहे, तो चलते हैं तो खांसते हैं। हाँ। बात नहीं करते। हम पूछते हैं, हम 4-5 दिन हो गए पूछते हैं, ठीक है ठीक है, हाँ सब ठीक नहीं, है। दवाई तो कल मिल जाएगी बताते सुबह, हैं। कोई दिक्कत नहीं, मैं सुबह जल्दी से जल्दी जितना भी होगा भिजवा दूंगा। पर अच्छा। उसमें जरूरी तो मतलब आप अपने घर में कल को कलेशबाजी ना हो, मतलब मेरे ऊपर नहीं बात आनी चाहिए, क्योंकि हम पेमेंट लेंगे। पेमेंट आप कह रही है नहीं, ऑनलाइन देखो भी पेमेंट ट्रांसफर। अगर आप सिर्फ पेमेंट की बात कर रहे हो तो पेमेंट का तो कोई इशू नहीं है। नहीं, मेरा मतलब पेमेंट पर आप मतलब सिर्फ पेमेंट की बात कर रहे हो, ये तो नहीं कि वो दवाई लेने से कुछ होगा या नहीं होगा, उस बारे में तो नहीं बात कर रहे आप? नहीं, मैं वो तो उसकी समझ नहीं बात आ नहीं रही कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पतिदेव हमेशा दवाई लेने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अब जब वो पलंग पे ही लेटे हैं तो अब जो हमें ठीक लग रहा है उतना तो हम करेंगे उनके हाँ लिए। हाँ हाँ, मतलब वही मैं बता रहा हूँ, बस इतना ही पूछ रहा हूँ बस। तो आप हाँ, पेमेंट तो कर दो, मतलब सुबह दवाई आपका भिजवा क्या देंगे। विचार है कि दवाई लेने से ये आराम आएगा जो उनकी नहीं, स्थिति तो मैंने आराम के बताई लिए है? तो कर रहे हैं, और इतना सारा हम सब लोगों को आता ही है आराम, तो ज्यादातर अच्छा, लोगों तो को तो आप आता है तभी। अर्लीस्ट पॉसिबल भेज दीजिए। और अगर उनसे बात करानी है कि उनको और क्या महसूस हो रहा है, आपको कुछ जानने की जरूरत है तो मुझे बताइए। सुबह कितने बजे उठ जाते हैं सो के? सुबह मेरे से 8-8:30 के बीच में बात करा देना ना, तभी तो जाएगी दवाई। इससे पहले तो कोरियर भी निकलना मुश्किल है। हम अभी जागे हुए हैं, अभी बात करा दें आपकी? अभी तो बात करा दोगे? जो भी वाइफ से बात हुई है उसका ऑडियो है ये। फिर ये मरीज उसी दिन, जैसे पत्नी ने जो फ़ोन किया था मुझको 9:37 पे, और इन्होंने भाई साहब ने मुझको फ़ोन किया है 10:22 पे, मतलब लगभग 1.25 घंटे बाद। तो रोगी बताता है, डॉक्टर साहब नमस्कार, अब इसको लगातार खांसी आई जा रही है, बोलना कठिन हो रहा है। सुबह मैंने पेठा मतलब वो चीज़ जिससे पेठे की मिठाई बनती है, वो वाला फल जो कद्दू की तरह होता है, पेठे का रस पी लिया था। तो मैं पूछ रहा हूँ कि कितने दिन पहले पिया था? 2 हफ्ते पहले पिया था। पहले तो ऐसे ही पिया था, फिर फ्रीज में रखे हुए को कुछ देर बाहर रखने के बाद पिया था। उससे मेरी छाती जकड़ गई है, गला दर्द करने लगा है, गरारे करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 16 तारीख को इतवार के दिन जब बारिश आई थी और लॉकडाउन शुरू हुआ था, उस दिन रात को बुखार चढ़ गया था। इसका मतलब है कि अभी ये 8 दिन बीमार रहने के बाद मुझसे पत्नी के जबरदस्त विरोध जोर डालने के बाद संपर्क कर रहा है। तो ये बता रहा है कि जो 16 तारीख को पास ही में एक एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया तो उसने 2 दिनों की दवाई दी। नहीं 2 दिन की नहीं, 1 हफ्ते की दवाई दी। अब स्थिति यह है कि जब मैं बैठता हूं तो सांस फूलता है, करवट लेता रहूंगा, एक ही करवट से लेटा रहूंगा तो सांस कुछ ठीक रहता है। तो मतलब करवट बदलने से गड़बड़ होती है, या करवट बदलकर दूसरी तरफ चुपचाप लेट गए तब भी आपको अच्छा लगता रहता है। रोगी: दूसरी करवट लेने पर थोड़ी देर के बाद कुछ ठीक लगने लगता है,
इसका मतलब हुआ है कि रोगी की करवट बदलने में जो लगने वाला जो मामूली सा स्ट्रेन है, जो मेहनत है, उसके कारण इसको सांस फूलती है। तो आगे 2 दिन पहले तक मुझे 103 बुखार था। अब मैं 3 दिनों से बुखार की गोली नहीं खा रहा हूँ। अब बुखार की शिकायत नहीं है, बस खांसी की शिकायत है। गला सूखता है, पानी पीता रहता हूँ, लैट्रिन भी पतली आती है। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ बताइए। शुरू में मैंने स्टार्टिंग में सफेद पपीता नहीं होता, हाँ, कच्चा पपीता। हाँ पेठा, अच्छा, पेठा। हाँ, उसका जूस पी लिया था मैंने। कब पिया था? कब पिया? कितने दिन पहले पिया? 2 हफ्ते पहले पिया था। अच्छा, मैंने ये दूसरी बार पिया था। पहले तो पिया था, वो बाहर रखा हुआ था, फिर फ्रिज में रख दिया था, अच्छा, तो उसको निकाल करके पीने लगा हुआ है, तो गला पड़ गया। नहीं, कितना पुराना था वो? है कितने दिन का पुराना था? अभी लाया था बाजार से। नहीं नहीं, जूस कितने दिन पहले, बाद में, मतलब कितने दिन तक निकाल के रखा? मुश्किल से 15-20 मिनट में ये निकाल के रखा हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो उससे मेरी खांसी पकड़ी गई, गला बस पकड़ा गया। अच्छा, करारे वरारे करे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ स्कूल में जाता रहा सब कुछ। हाँ इसके बाद ये संडे को जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, हाँ हाँ, तो देखा तो जिस दिन बारिश आई थी 16 तारीख को, हाँ, उस दिन देखा तो रात को बुखार था मुझे। अच्छा, फिर पास के डॉक्टर को दिखाया मैंने, हाँ तो दवाई दी 1-2 दिन की, हाँ, यानी हफ्ते भर की दी उसने। अच्छा, तो अब ये स्थिति है कि जब बैठता हूँ ना, हाँ, उसको फूलता है, सांस फूलता है। चलता हूँ तो एक करवट लेकर रहूंगा, हाँ, तो मिलता रहेगा। अच्छा, हम्म, मतलब करवट बदलने से होती है गड़बड़, हाँ जी। या दूसरी साइड में करवट बदल के दूसरी साइड में लेट गए तो भी तो अच्छा रहता है? हाँ, हल्की फुल्की खांसी आती है, फिर बंद हो जाती है। मतलब जैसे सेटल हो जाती है पोजीशन आपकी, तो फिर थोड़ा ठीक हो जाता है। जी। ठीक है। बुखार तो ठीक है। बुखार कितना है? बुखार नहीं है, बुखार था अभी 103 तक, कल परसों की बात है। वो तो गोली खाली होगी ना अभी आपने? नहीं, अब उसको बुखार की गोली नहीं खा रहा मैं अब। कब से? 3 दिन से। 3 दिन हो गए। अब बुखार की शिकायत नहीं है, बस खांसी की शिकायत है। अच्छा, मतलब प्यास व्यास कैसी है? प्यास में गला सूख रहा, पानी पीता रहता हूँ। अच्छा, ठीक है। हल्का सा लूज मोशन भी है। हल्का लूज मोशन है। जी। अब 25 अप्रैल की बात है, रात को 10:40 पर। अब खांसी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, मतलब उसको मैंने दवाई दे दी है ऊपर। क्या दवाई दी है ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, अभी मैं फॉलोअप वगैरह आपको सुना रहा हूँ। अगर हम उनसे कुछ पूछते हैं तो वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते। ये लोग कमरे से बाहर खड़े होकर उसको आवाज़ लगाते रहते हैं, क्योंकि रोगी को आइसोलेशन में रखा हुआ है। दवाई भी बड़ी मुश्किल से खा रहे हैं। वो पिछले 4-5 दिनों से ऐसा ही बर्ताव कर रहे हैं। मतलब ऐसा क्यों होता है? ये रोगी जो होता है आराम से सो रहा होता है, पत्नी बिल्कुल पत्नी बहुत सिंसियर है, तो ये घड़ी देखकर टाइम से दवाई देना चाहती है, जैसे मैंने इसको बताया हुआ है। तो इसलिए ये उस टाइम पे उसको आवाज़ लगाती है कि दवाई ले लो, दवाई ले लो, पर वो तो गहरी नींद में सोया होता है, तो वो सुनता नहीं है। तो इसलिए मैंने इसको कहा है कि भाई आप उसको जगाकर दवाई मत दो, क्योंकि आप जानते हो क्या दवाई है वो। और जब नींद उठेगी, नींद खुलेगी, उस वक्त दवाई दे देना। अब जब ये पत्नी फ़ोन पे बात कर रही है मेरे से, तो वो जाग जाता है, आवाज़ से उसकी नींद खुल जाती है, और वहीं अपने कमरे से ही जोर जोर से बोल के मेरे को अपना उसका जवाब दे, जो बातचीत चल रही है हम दोनों की, उसमें वो अपने खुद भी शामिल हो जाता है। रोगी बताता है, मुझे लाल रंग का बलगम आ रहा है, पहले से कमजोरी काफ़ी कम है,
खड़े होने पर कमजोरी ज्यादा महसूस होती है, ज्यादा सांस नहीं फूल रही है। पत्नी: हमें भी लग रहा है कि इनकी तबीयत पहले से कुछ ठीक है, पर अब वो सोते रहना चाहते हैं, दवाई खाने के लिए उठना नहीं चाहते हैं। दिन में ऑक्सीजन 84 था, पर अब 87 और 88 के आसपास रहता है। 84 ऑक्सीजन की अवस्था में रोगी को अस्पताल जाकर ऑक्सीजन लेने की जरूरत महसूस होने लगती है, परंतु होम्योपैथी के सही सिमिलियम ने इनके फेफड़ों को सुधारा है, जिसके कारण ऑक्सीजन लेवल इतनी शीघ्रता से लगातार बढ़ रहा है, जो 84 से 87, 88 हो गया है। अभी तो रूटीन दवाई चल रही है इसकी, तो ये तो मैं सिर्फ फॉलो अप सुनाए जा रहा हूँ, ये बताने के लिए कि हमारी दवाई कितनी तेजी से रोगी को सुधार रही है। ये खांसी इतनी नहीं हो रही है, मतलब है खांसी। नहीं, खांसी तो रहेगी, कुछ फर्क आ गया है ना? वो हम उनसे पूछते हैं ना तो वो रेस्पॉन्स नहीं देते हैं, बड़ी मुश्किल से दवाई भी खा रहे हैं। क्यों? 10 वो ऐसे ही, वो शुरू से 4-5 दिन से ऐसे ही है, मतलब जब से हम पूछ रहे थे। नहीं, दवाई भी बड़ी मुश्किल से खा रहे हैं, मतलब क्या आपका मतलब ये है कि जैसे हम उन्हें उठाते हैं कि भाई दवाई खा लो, जब तक मेरे हाथ में गोलियां थी मैंने ढक्कन खोल खोल के खिलाई, एक बार उनके पास अंदर चली गई तो अब हम छू नहीं रहे दवाई। अच्छा, ठीक तो है। हम बाहर से उनको बोलते हैं कि ये इस नंबर की दवाई खा लो, P1 P2 P3, 3 दवाई रिपीट करनी बताई है आपने बस। हाँ। हर घंटे में। तो वो मतलब हमें बाहर खड़े रहना पड़ता है दरवाजे के, 10 मिनट लगा देते हैं वो उठ के बैठने में। उनको अगर मतलब ये देखो उनकी जो हालत थी वो कैसी है ये बताओ बस। मतलब हमें तो हाँ। फिर ये नेक्स्ट डे 26/4 को शाम 5 बजे फोन करते हैं। पत्नी फोन करती है, अभी इनकी तबीयत सुधर नहीं रही है, खांसी तो पहले से ही ठीक है, पर ऑक्सीजन लेवल तो गिरता जा रहा है, 80 पर पहुंच गया है। बैठकर भी सांस खींचकर लेना पड़ रहा है, पेट के बल लेटने पर ऑक्सीजन केवल 84 तक ही जाता है। तो 80 ऑक्सीजन होना काफ़ी क्रिटिकल अवस्था होती है, इसमें तो बिल्कुल ऑक्सीजन चढ़ा ही देते हैं वो लोग, पर क्योंकि ये घर पर है हर हमारे ट्रीटमेंट में, इसलिए ये हम इसको कुछ दिला नहीं रहे हैं। तो इसकी पत्नी से मैं पूछता हूँ, भाई सुबह से तबीयत कैसी चल रही थी? पत्नी: खांसी नहीं थी, पलंग पर बैठकर ही नाश्ता किया है, पर ऑक्सीजन लेवल तो सुधर नहीं रहा है। अब यहाँ पत्नी अपनी चिंताएं बता रही है, तो ये हमें ध्यान देना होता है कि ये चिंताएं पत्नी की हैं या रोगी की हैं। 80 पर ही अटका हुआ है, कफ भी निकल रहा है और उसमें लाल लाल सा कुछ निकल रहा है बलगम के साथ। तो मुझे लगा ये 80 पे अटका हुआ है, तो हमें इसको दवाई की जरूरत है। स्टॉप फॉर डिस्कशन, 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 स्टॉप फॉर डिस्कशन। हाँ, ये ना इनकी अभी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, खांसी तो है उस हिसाब से, लेकिन लेवल तो डाउन ही जा रहा है, 80 पर पहुंच गया है। 80 पर। और कह रहे हैं बैठ के भी सांस ले रहा हूँ तो थोड़ा खींचना पड़ रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है, और उल्टा लेटने के बाद भी और 84 पे जा रहा है, उससे ज्यादा आगे नहीं जा रहा। अच्छा, और सुबह से तबीयत वैसे कैसी थी? सुबह से तो ऐसे ही, खांसी नहीं है, बैठ के नाश्ता जैसे पलंग के पास बैठ रहे, मूड़ा रखा हुआ बैठ नाश्ता कर रहे हैं और बैठे हुए हैं, मतलब ऐसे खांसी तो नहीं महसूस हो रही, मगर ऑक्सीजन लेवल में नहीं सुधार महसूस हो रहा, जैसे पहले 84 भी आ रहा था तो वो हो रहा है। खांसी तो हमें बहुत कम लग रही है पहले से, मगर ये है कि कफ जो निकल रहा है वो भी निकल रहा है, और कह रहे हैं कि उसके साथ वो जैसे रेड सा आ रहा है वो भी ज्यादा आ रहा है, इस तरह दवाई। और इसको दे दो एक खुराक, HYOS को 5-6 गोली दे दो इसकी, 5-6 गोली दे दो, और फिर इनका ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाने की जरूरत पड़ेगी अब इसका मतलब? हाँ मंगा लो तो अच्छा ही है, ऑक्सीजन का तो पता नहीं होता जी। अच्छा, तो मतलब अब ये कैसे, मतलब दवाई खाने के बाद भी अब वैसे तो ये तो कोई शिकायत नहीं कर रहे, लेकिन ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है, तो क्या करें? तो इस अवस्था में मैंने इसको कहा कि अभी हाई सैमस की एक खुराक और दे दो। तो अभी 6:17 पे दोबारा फोन आ जाता है, यानी 1.25 घंटे के बाद ही।
इसकी पत्नी बताती है अभी ऑक्सीजन लेवल 87 दिखा रहा है, मतलब सही सिमिलिमम मिलने के 1 घंटे अंदर ही ऑक्सीजन 7% बढ़ गया। पर मैं पूछता हूँ भी ऑक्सीजन लेवल को छोड़ो, ये बताओ उनकी तबीयत कुल मिला के कैसी महसूस हो रही है। कह रहे हैं कि मुझे पहले से तो काफ़ी ठीक महसूस हो रहा है। तो मैं कहता हूँ अगर मरीज को दवाई के बाद अपने में सुधार महसूस हो रहा है तो हमको खास कुछ करना नहीं होता है। इसका मतलब है कि हमारी दवाई ठीक है, वो अंदर ही अंदर रोगी को सुधार लेगी, फिर आगे रूटीन दवाई दी जाती है। दवाई जो आपने बताई वो दी है। हाँ। तो अभी हाईएस्ट 87 तक दिखा रहा है। नहीं 84 से। तबीयत कैसी लग रही है वो बताओ ना। देखो तबीयत तो ये अपने आप को तो कह रहे हैं कि मेरे को ठीक लग रहा है। बस इतना ही काफी होता है। अगर मरीज को अंदर से ठीक लग रहा है तो हमें कुछ खास करना नहीं होता है। इसका मतलब है कि हमारी दवाई फिर वो ठीक है, अंदर से सुधार लेगी। अच्छा। हाँ, ये मतलब होता है। अच्छा तो लेते रहने, उसको नहीं बंद करनी, और हमारी PL1 PL2 वो भी बंद नहीं करनी। अच्छा। ठीक है, जब दिक्कत होती है तो मैं इसके साथ ये और ऐड कर देता हूँ, बस इतना होता है। हाँ। अच्छा एक बात और पूछनी थी। हाँ। क्या आपने एक दिन के लिए बोला था नमक का परहेज? हाँ, आप थोड़ा खाना शुरू कर लें। हाँ, खा लेंगे। तो एक चीज और पूछ रहे थे कि जैसे ये कच्चा प्याज और उस पर हल्का सा नमक लगा के खा सकते हैं? सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ। और स्टीम वगैरह लेते रहे और गरारे करते रहे? हाँ, ठंडी चीज को छोड़ के सब खा सकते हो। अब इनका फोन 2 दिन के बाद आता है, इसका मतलब है रोगी की हालत काफी ठीक है, तभी फोन नहीं कर रहे हैं। शाम 6:27 पे वो कह रहे थे कि मुझे पहले से तो काफी ठीक लग रहा है, अभी ऑक्सीजन लेवल 90 तक ही जा रहा है। अभी 90 पर चिंता कर रहे हैं, पहले 80 पे कर रहे थे, मतलब ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैं पूछता भी 3 दिन पहले जैसी हालत थी उसके मुकाबले में अब कैसी है? तो रोगी एकदम बोलता बीच में ही, अभी तो जी 50% और ज्यादा सुधार महसूस हो रहा है। तो मैं कहता हूँ अभी जो दवाई दे रखी है उसको खाते रहो, रूटीन वाली। तो कह रहे हैं कि मेरे को ठीक लग रहा है पहले से। हाँ। और कल खाने शुरू करी है। क्या करिए शुरू? कल खाने शुरू करिए, दोपहर में शाम को खाइए खाना भी। हाँ। तो अभी लेकिन ऑक्सीजन लेवल चेक करे थे तो मैक्सिमम 88 और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने के बाद 90 तक ही जा रहा है। तो ये पूछ रहे थे कि जो दवाइयाँ बची है इसमें कब से भी आ रहा है? वैसा नहीं आ रहा पहले जैसा, बट आ रहा है, मगर अभी जैसे धीरे लंबी सांस खींच के एक्सरसाइज नहीं कर पा रही। नहीं, जो अभी जो 3 दिन पहले हालत थी इनकी 25 तारीख को, हाँ जी, उसके मुकाबले में कितना बेटर है ये? उसके मुकाबले में कितना बेटर है? आप कितने के 25 तारीख से आज फिर ये 8 बजे फोन करते हैं दोबारा 2 घंटे बाद। डॉक्टर साहब नमस्कार, पहले से तो मैं काफ़ी ठीक हूँ, अब कफ भी नहीं निकल रहा है, बस थोड़ी सी खांसी है, अभी मैं दवाई आगे चलाना चाहता हूँ। अब इस रोगी में इतना बदलाव देखिए, पहले ये दवाई लेता नहीं था, ना किसी को लेने देता था। इस केस में पत्नी ने ज़बरदस्ती इसको दवाई दिलवाई है और अब ये खुद कह रहा है कि मुझको और दवाई चाहिए। तो जब इसमें इतना सुधार हुआ, यानी जब रोगी में सुधार आता है तो रोगी का विश्वास ऑटोमेटिकली आपके प्रति बढ़ता है। तो फिर ये कहने की आवश्यकता नहीं होती कि होम्योपैथी को कोई बढ़ावा नहीं दे रहा है, बढ़ावा तो हम खुद ही देंगे। तो कहता है मैं आगे भी दवाई चलाना चाहता हूँ, क्या अभी आप दवाई भेज सकते हो? तो रोगी हमेशा से दवाई खाने का इच्छुक नहीं रहा है, परंतु हमारी सही सिमिलिमम हाई साइमस ने इसके स्वभाव को बदल दिया है और अब यह स्वयं ही दवाई मांग रहा है। मैं पूछता भी अब सांस नहीं फूल रहा, पहले फूलता था, आपकी दवाई से सही हो गया है, ऑक्सीजन 85 से 90 के बीच में चल रहा है। तो मैं पूछता हूँ भी हमें ऑक्सीमीटर की रीडिंग पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, बल्कि स्वयं की अनुभूतियां जो हमें महसूस हो रहा है उस पर ज़्यादा भरोसा रखना होता है। अगर हमको लग रहा है कि मैं धीरे धीरे सुधर रहा हूँ तो फिर हमें जरा सी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। रोगी आगे बताता भी पल्स 90 से 100 रहती है, बुखार लग नहीं रहा, ऑक्सीजन अभी 90 के आसपास है। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार भाई साहब।
पहले से तो बेटर है। हाँ हाँ। तो अब वो गुलाबी वाला तो कफ निकल रहा था वो नहीं आ रहा अब। अच्छा। बस थोड़ी सी खांसी है। हाँ हाँ। तो 3 दिन की और चाहता हूँ मैं। हाँ तो अभी तो भेज सकते हैं अभी? हाँ भेज सकते हैं। अच्छा, भेज सकते हैं। तो अभी जो कुछ कह रहे थे वो ऑक्सीजन कम है, सांस फूल रहा है। नहीं सांस नहीं फूलता, पहले तो फूल रहा था। हाँ। आपकी दवाई लेने से पहले फूल रहा था। अभी कितनी ऑक्सीजन है आपकी? कभी 88 आ जाती है। हाँ। कभी 85, 88 ऐसी चलती है, कई बार 90 भी जाती है। अच्छा। जब ये कहता है बुखार नहीं लग रहा तो मैं इसको कहता हूँ ऐसे नहीं चलेगा, आप बुखार चेक करके सही रीडिंग बताओ। तो फिर शाम को 9:25 पर फोन करते हैं ये। पत्नी वो दवाई खाने का तरीका पूछ रही है मेरे से, दवाई है कैसे खिलाएं, और फिर मतलब अभी जैसे शुरू कर दूं पिंक वाली से तो 5 गोलियां देनी है, तो ये पुड़िया का हिसाब नहीं समझ में आ रहा कैसे देनी है। शीशी और पुड़िया के बीच में 15-20 मिनट का अंतर रखना। तो पहले जैसे मैंने पिंक वाली शीशी में से दे दिया, फिर 15-20 मिनट में पुड़िया दूंगी। हाँ, फिर उसके 2 घंटे बाद फिर दूसरी। उस पुड़िया के 2 घंटे बाद दूसरी दवाई 2 दूंगी, घंटे फिर हो जाए, 2 15-20। घंटे हो जाएंगे। ऐसे कोई टेंशन मत लो, घड़ी देख के मत लो। 2-2.5 घंटे, 3 घंटे ऐसे कोई घड़ी देख के नहीं लगानी। अच्छा, मतलब पिंक दी, फिर 15-20 मिनट पुड़िया दी, फिर लगभग 2 घंटे बाद दूसरी वाली व्हाइट दी। 2-2.5 घंटे। फिर उसके बाद फिर पुड़िया दी, फिर 2-2.5 घंटे बाद फिर अगली शीशी दी। इस तरह से करना है। हाँ हाँ। और सो जाए तो उठाना नहीं है, जब उठेंगे तब देनी है। हाँ हाँ। और खाने के लिए कोई हिदायत? खाने में थोड़ा नींबू पानी दे दो नॉर्मल टेम्परेचर पे। अच्छा, चीनी डाल के या सिर्फ नींबू क्या अगर नमक उनको डाल के? शुगर नहीं है तो शिकंजी बना दो, चीनी डाल दो थोड़ी बहुत। नहीं, शुगर किधर बाउंड्री पे है तो खांड खाते हैं, वो खांड खाते हैं तो खांड देसी। खाओ, एक ही बात होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, तो नींबू डाल के हल्की सी खांड दे दो? हाँ डाल दो, कोई बात नहीं, टेस्टी बना के दे दो। अच्छा, बस ये 1-2 बार लेने दिन में, और कोई खास हिदायत? बट ठंडा नहीं खाना होता। और तो 5 तारीख को 5 मई को सुबह 10:42 पे फोन करती हैं। रोगी करता है खुद ही। रोगी खांसी वगैरह सब कुछ ठीक है, बेटर है। टेम्परेचर तो नॉर्मल से भी कम आ रहा है। ऑक्सीजन लेवल भी 92 से 100 के बीच में बदलती रहती है। अभी कुछ घबराने वाली बात तो नहीं है। जब 80 पे थे तब घबराने वाली बात नहीं थी हमारे लिए, और उसको तो पता ही कुछ नहीं था। अब ये 90 से 100 के बीच में ऑक्सीजन लेवल रह रहा है, तो अब ये पूछ रहा है कुछ घबराने वाली बात तो नहीं है, यानी इसका स्वभाव पूरी तरह से बदल गया है। इस रोगी का स्वभाव एकदम से बदल गया है। जब इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, ऑक्सीजन केवल 80 पर थी, तब भी यह स्वयं को ठीक महसूस कर रहा था और दवाई लेने के लिए तैयार ही नहीं था। तो ये क्यों नहीं तैयार होते हैं ऐसे लोग? क्योंकि हाई स्पिरिटेड होते हैं और इनको लगता है कि वो ठीक है, यानी डेल्यूजन वेल ही इज। परंतु अब पूरी तरह से स्वस्थ होने के बावजूद भी इसको अपनी चिंता सताने लगी है। तभी तो ये पूछ रहा है कि कोई घबराने वाली बात तो नहीं है, यानी अब इसके दिमाग पे डर आ रहा है। फियर बिट्रेड ऑफ पेन, यानी ये हाइसेमस, जब और लेयर हटी है हाइसेमस की, तब ये लेयर आगे निकल के आई है। पहले शुरुआती प्रिस्क्रिप्शन जो हाइसेमस का था वो बिट्रेड पे नहीं था, वो दूसरे रूब्रिक पे था। परंतु अभी इसको हाइसेमस देना नहीं है, क्योंकि शारीरिक अवस्था में निरंतर सुधार होता जा रहा है। तो मैं उसको समझाता हूँ रोगी को, हम लोगों को ऑक्सीमीटर पर निर्भर नहीं रहना, केवल अपने शरीर को देखना है कि वो सुधर रहा है या नहीं सुधर रहा। जैसे हमारी भूख, प्यास, नींद, चुस्ती, फुर्ती आदि कैसी है। मतलब अगर कुल मिलाकर आपको अच्छा लग रहा होता है तो फिर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। रोगी यदि धीरे धीरे सुधार तो हो ही रहा है। मैं सोच रहा हूं कि घर से बाहर जाकर अपना काम शुरू कर दूं, यानी इतना ज़्यादा स्वस्थ अपने आप को महसूस कर रहा है। मतलब ये अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहा है, परंतु मैं इसको अभी 1 हफ्ता और घर पर रुकने की सलाह देता हूं, क्योंकि इसको काफ़ी कमजोरी है। पहले से तो बेटर है, खांसी वासी ना के बराबर है। हाँ हाँ। लेकिन आपके व्हाट्सएप पे ना मैंने रीडिंग, वो ऑक्सीमीटर और वो जो टेम्परेचर है
हाँ वो भेजा है, एक बार आओ आप देख लो। नहीं वैसे ही बता दो ना, देखना क्या है वैसे बता दो आप मुझे अभी कितना रहता है। टेम्परेचर तो नॉर्मल से कम आ रहा है, हाँ वो ठीक है, जो नॉर्मल होना चाहिए वो तो नहीं है, उससे नीचे ही आ रहा हाँ है। नीचे ठीक है, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन वगैरह देता हूँ। ऑक्सीजन जो आ रही है, ऑक्सीजन जो 92 आ रही कभी, हाँ और पल्स रेट 100 आ रही है, फिर 93 हो गई, हाँ बीच में 95 भी आई थी। हाँ वो तो वेरिएट करते रहती है ये। वो तो आप थोड़ा बहुत चल लेते हो, बात कर लेते हो, बैठ जाते हो, इधर उधर करते हो, तो ऊपर नीचे होती है। हाथ तक क्या लगा के उल्टा लेट रहा हूँ तो मतलब कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, 95 तक नहीं आ रही, बहुत कम आई थी, एक बार 95। हाँ तो उससे ये बता घबराने वाली बात तो नहीं है ना? नहीं घबरा, मतलब आपके इसको ऑक्सीमीटर को तो छोड़ दो। अच्छा जी। अपने शरीर को देखा जाता है। हाँ शरीर तो सांस वास सब बढ़िया तरीके से ले रहा हूँ। हाँ खाना पीना खांसी वासी जो भी है वो टोटल देखा जाता है। टोटल में कैसा लग रहा है मुझे, टोटल में ठीक लग रहा है तो कोई टेंशन नहीं होती है, टोटल में ठीक है। और उसमें दूसरा देखा जाता है कि मैं ग्रेजुअली हर रोज मामूली सुधर रहा हूँ या नहीं सुधर रहा हूँ। नहीं सुधार तो हो रहा है काफी। फिर कोई समस्या नहीं होती है, ये ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी लंग्स, मान लो तुम्हें तो ऑक्सीमीटर तो अब लगाया है ना आपने। हाँ जी। लाइफ में थोड़ी लगाया है, नाइट में लगाया था। नाइट में नहीं, पूरी और जिंदगी भर थोड़ी लगाया है। हाँ तो जी, आपको क्या पता कि 2 महीने पहले या 6 महीने पहले क्या रहता था। हाँ ये तो इसी बार लगा रहे हैं, पहली बार। हाँ तो वो 6 महीने पहले भी हो सकता है आपको इतनी रहती हो। हर आदमी का फेफड़े का साइज नॉर्मल जरूरी थोड़ी सबको 100 ही रहेगी। अच्छा। मान लो कोई और लंग्स में पुरानी बीमारी है, उसको कोई अस्थमा की है, कोई कुछ और है, तो उसको कमी रहती है हमेशा से ही। तो ये डॉक्टर के पास गया था एक बार, 95 बताया था उसने, जब उससे पहले तो एक हफ्ते पहले जब बुखार आया था। और अलग अलग उंगलियों में लगाओगे तो अलग अलग आएगी। जी 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 ये भी होता है। हाँ जी। तो सब में 100 नहीं आती है, 97 नहीं आती है, कम भी है, घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा जी। मतलब इन मशीनों से ज्यादा इंसान को अपना शरीर देखा जाता है। हाँ जी। कि मैं पहले से थोड़ा सुधरा हूँ या नहीं सुधरा। बस अगर उसको लगता है ना मैं ग्रेजुअली बेटर हो रहा हूँ तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो ये तो सारे फॉलोअप मैंने आपको सुनाए, कितनी कम बार दवाई रिपीट करनी पड़ी, और इस केस को समझने का प्रयास करते। इनको संपूर्ण स्वभाव एवं वर्तमान स्वभाव को देखते हुए मैंने ये रूब्रिक बनाए हैं। डेल्यूजन वेल ही इज, कंप्लेनिंग इंजरी ऑफ सपोज्ड इंजरी या इमेजिनरी इंजरी, हाई स्पिरिटेड, बैड डिजायर टू रिमेनिंग। तो इन रूब्रिकों के आधार पर मैंने पहली बार उसको हाइसेमस 200 की एक खुराक खाने को कहा था, तो उसका परिणाम बड़ा अच्छा रहा, जैसे आपने फॉलोअप में देखा है। केवल एक ही बार हाइसेमस को रिपीट करना पड़ा है, जबकि यह रोगी काफी गंभीर अवस्था में था। रोगी का ऑक्सीजन केवल 80 तक गिर जाना काफी गंभीर अवस्था होती है, परंतु सही सिमिलिमम मिलने पर इतनी खराब स्थिति में से भी बिना ऑक्सीजन की सप्लाई के एक ही दिन में अच्छी अवस्था में पहुंच गया, और आगे भी ग्रेजुअली उसमें सुधार होता गया, नॉर्मल हो गया। तो अभी हम इसको रूब्रिक जो भी हमने लिए उनको समझते हैं। डेल्यूजन वेल ही इज, इसका मतलब है कि उसको ऐसे लग रहा है कि वो ठीक है। ठीक है का मतलब होता है कि जब उसका काम चल रहा होता है उसको किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं हो रही होती। ठीक का मतलब ये नहीं होता कि उसको कोई बीमारी नहीं है, बीमारी तो है, परेशानी तो है, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे चल रहा है। अर्थात उसको हालात ठीक ठाक हैं, इसके अंदर इतनी खराबी नहीं है जिसके सुधार के लिए उसको कोई कार्य करने की आवश्यकता पड़े। अर्थात उसको अपने गंभीर हालात का एहसास तक नहीं होता है। हालात तो गंभीर है पर उसको लग रहा है तो ठीक है, क्या है, मेरा तो काम चल रहा है, बुखार ही तो है, जरा सा कर लेंगे, इसमें क्या है। तो इस रूब्रिक में मौजूद अन्य दवाइयां के स्वयं को ठीक महसूस करने की वजह अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि हाइसेमस हाई स्पिरिटेड है, वो ठीक महसूस कर रहा है तो सारी दवाइयां हाइसेमस ही होंगी और वो हाई स्पिरिटेड ही होंगी, ऐसा नहीं है। सबकी वजह अलग अलग होती है। लेकिन हाइसेमस के रोगी का मनोबल शुरुआती खराब अवस्था में भी ऊंचा बना रहता है, क्योंकि उसके पास इतनी समझ ही नहीं होती है, क्योंकि हाइसेमस बेवकूफ होता है कि हालात की गंभीरता को समझ सके।
परंतु जब उसके हालात काफी गंभीर स्तर तक खराब हो चुके होते हैं तब उसको हालात के और खराब होकर किसी प्रकार का नुकसान हो जाने का डर सताता है। जब तक नॉर्मल है, लगता है ठीक, तब तक तो ये कहता ही रहता है ठीक हूं। और अगर वह किसी चीज से नुकसान उठा ले, किसी भी कारण से धोखा खा ले, तो वह हर जरूरी कदम उठाने से भी डरता है। फियर, बिट्रेड ऑफ बीइंग एंड डिजायर टू रिमेन इन बेड। तो हाई स्पिरिटेड, ये इसका मेन होता है हाइसैमस का, अपना मनोबल ऊंचा बनाए रखना। मतलब कि जो विपरीत परिस्थितियां हैं, एडवर्स कंडीशंस हैं, उनमें भी ये घबराता नहीं है, उनमें भी फाइट करके आगे आना चाहता है और अच्छा घटित होने की आशा से बिल्कुल अपने प्रयास एफर्ट करता रहता है। अर्थात उसमें कहीं से भी हार मानने वाली प्रवृत्ति हाइसैमस में नहीं होती, वो आखिर तक फाइट करता है। हाइसैमस में इस प्रवृत्ति का कारण इसकी नासमझी है। अगर एक छोटा बच्चा है, वो शेर से जाके भिड़ जाएगा, उसको नहीं मालूम है कि शेर उसको खा जाएगा, वो तो भिड़ जाएगा। पर एक समझदार आदमी शेर से नहीं भिड़ेगा, चाहे वो पिंजरे में ही क्यों ना बन जाए। मतलब इस हाइसैमस रोगी को हालात की गंभीरता की सही समझ होती नहीं है। जैसे तो उसके दिमाग पर गहन अंधकार का साया पड़ा रहता है। इस औषधि की शुरुआत से लेकर अंत तक हालात को ठीक ढंग से समझने की शक्ति उसमें होती नहीं है। जैसे हमें अंधकार में कुछ नहीं दिखता, ठीक हाइसैमस को स्वयं की वर्तमान स्थिति एवं हालात को सही ढंग से समझने की क्षमता इसमें होती नहीं है। जैसे अगर हमारे सामने एक शेर खड़ा है तो फिर भी इसको खतरा नहीं महसूस हो रहा, क्योंकि इसको ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा कि शेर उसको नुकसान पहुंचा सकता है। या तो वह स्वयं को शेर को हराने में सक्षम समझ रहा है, अथवा स्वयं को शेर की पहुंच से दूर समझ रहा है कि शेर मेरे पास नहीं आ सकता है। हाइसैमस की रोगी की प्रवृत्ति प्रत्येक परिस्थिति में होती है, लेकिन अगर इसने शेर के कारण नुकसान कभी उठा लिया हो तो फिर पिंजड़े में बंद शेर के पास भी ये नहीं जाएगा। चाहे इसको कितने भी समझाया जाए भाई ये तो पिंजड़े में बंद है, इससे कुछ नहीं होता, पर इसको कुछ समझ नहीं आएगा। ये यही कहता रहेगा नहीं ये खा गया तो मुझे नुकसान पहुंचा दिया, झपट गया तो पिंजड़ा तोड़ दिया तो फलाना वगैरह वगैरह। तो इसके मन से ऐसे डर निकलेंगे नहीं। फियर, बिट्रेड ऑफ बीइंग एंड फियर इंजरी ऑफ बीइंग इंजर्ड। तो हाइसैमस का ऊंचा मनोबल इसकी मूर्खता के कारण होता है। इस व्यक्ति को ये समझ ही नहीं आ रहा होता कि कोरोना के कारण समाज की कितनी भयावह स्थिति में समाज पड़ गया है। कोरोना कितनी खतरनाक बीमारी है, जबकि उसका अपना बेटा भी कोरोना संक्रमित है, फिर भी यह दवाई लेने को तैयार नहीं। इसका परिवार ही जबरदस्ती इसको दवाई दिलवा रहा है। ये इसकी मूर्खता जनित मनोबल की उच्चता है। बैड डिजायर टू रिमेन इन, इसका मतलब है कि जब बिस्तर अर्थात अपनी आरामदायक स्थिति में निरंतर बने रहना, मतलब कि वर्तमान स्थिति को यथावत बनाए रखने की इच्छा, मतलब अपनी वर्तमान स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव ये नहीं चाहता। जैसा है ऐसा चलने दो, मुझको नहीं चाहिए इलाज तुम्हारा इलाज कराऊं उल्टा कुछ हो जाए तो इसलिए इसके दो कारण होते हैं। एक कि कहीं नया कदम उठाने से उसको कुछ नुकसान ना हो जाए, फियर, बिट्रेड ऑफ बीइंग, अथवा उसकी समझ ही नहीं आ रहा होता कि वर्तमान स्थिति इतनी खराब है, डेल्यूजन वैली ही इस रोगी में शुरू से ही, जबकि इसको कोरोना हो चुका है, फिर भी यह कह रहा है कि वो ठीक है, उसको दवाई की जरूरत नहीं है। जब बीमार होकर बिस्तर में पड़ गया तो जिस करवट उसको आराम आ गया वह उसी करवट लेते रहता है। तो करवट बदलने पर जब सांस फूलने लगता है तो दोबारा सही स्थिति में सेट होकर के वो लेट जाता है। मतलब घबरा नहीं रहा, इसको समझ नहीं आ रही है कि तेरी हालत कितनी खराब हो रही है। तो यही हाई स्पिरिटेड होने की वजह है, इसलिए वो वेल सेज कहता है। तो मुंह सूख जाता है तो पानी पी लेता है। यह सब कुछ वह सामान्य ढंग से ही कर रहा है या बता रहा है कि मुझको घबरा नहीं रहा है। ऐसे बताते हुए अपनी इन परेशानियों को लेकर उसकी कोई शिकायत नहीं है, अर्थात ये परेशानियों से घबराता नहीं है, बल्कि किसी भी प्रकार की हानि, क्षति, नुकसान से घबराता है। इसी कारण से कोई भी नया कदम उठाने से घबराता है। लेकिन अगर हाइसैमस पेशेंट को ये बिल्कुल डेफिनेट हो जाए, निश्चित हो जाए
कि कोई चीज़ उसको लाभ पहुंचाएगी, जैसे कोई दवाई है, कोई खाने की चीज़ है, कोई इंसान है, कोई व्यापार वगैरह वगैरह, तो उसको फिर ये तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेने के लिए लपक पड़ता है, मतलब उतावला उठता है कि मुझे फटाक से मिल जाए। ये होती है ग्रीड, क्यूपिडिटी, ग्रास्पिंग ग्रीडली विद बोथ हैंड्स एनीथिंग ऑफर्ड हिम। तो 3 दिन की दवाई खाने पर जब इसकी तबीयत काफ़ी सुधर गई तो हमने स्वयं ही आगे 3 दिन की और दवाई लेने की मांग करी, तो इसने स्वयं मांग करी। तो पूर्णतः 6 दिन की कोर्स होने के बाद मैंने मना करने के बावजूद भी 1 हफ्ते की दवाई और मांग करी, जबकि यह 6 दिनों की दवाई से पूरी तरह ठीक हो चुका था। इस प्रकार हाइसैमस या किसी भी औषधि के अलग अलग डिफरेंट शेड्स को हम अध्ययन कर सकते हैं। ये सही तरीका है। धन्यवाद।